सभी को आकांक्षा सिंह का नमस्कार। श्रोताओं, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में तनाव होना एक आम सी बात हो गई है, लेकिन जब ये तनाव एक हद से ज्यादा बढ़ने लगता है तब वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तनाव कहिए, डिप्रेशन कहिए या अवसाद, उचित प्रबंधन करके इससे बचा जरूर जा सकता है। आज हमारे साथ हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर उपासना राय। आइए उनसे जानते हैं, क्या तनाव डिप्रेशन से बचाव किया जा सकता है, किस तरह? उपासना जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। उपासना जी, सबसे पहले तो ये बताइए, ये तनाव ये है क्या? अगर समझा जाए तनाव, तो तनाव एक प्रतिक्रिया है जिससे शरीर अपने दैनिक दिन भर में जो भी आपके साथ घटनाएं होती है उस पर शरीर कैसे रिस्पॉन्स करता है, वही तनाव है। तो तनाव सकारात्मक भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस। जैसे कि हमें पता है कि हमें ये काम इतने बजे तक करना है, या हमें इतने बजे ऑफिस जाना है, या ये एक टास्क इतने बजे तक खत्म करना है, इतने दिन में डेडलाइन है, तो वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस है जो कि हमें मोटिवेट करता है कि हमें काम खत्म करना है। और एक होता है नकारात्मक स्ट्रेस, जो कि अगर कोई स्ट्रेस लंबे समय तक है या उसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा है तो वो हमारे शरीर में और हमारे मानसिक स्थिति में बहुत खराब असर करता है, तो वो कहते हैं नकारात्मक स्ट्रेस। तो हमें यही समझना है कि तनाव कब तक सकारात्मक है और कब वो ज्यादा हो गया है, तो इससे वो नकारात्मक स्ट्रेस में आ जाता है। अच्छा, एक सर्वे के अनुसार महिलाओं में तनाव और डिप्रेशन ज्यादा है, ऐसा क्यों? जी मैम, सही आपने बताया। एक WHO की स्टडी हुई जिसमें देखा गया है कि महिलाओं में लगभग दुगना एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स और बीमारी देखी गई है पुरुष के कंपैरिजन में जी। तो इसके कई सारी रीजन है। सबसे पहले तो बायोलॉजिकल, मतलब हमारे शारीरिक जो बनावट है हमारी, जैसे कि हमारे हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हमें कहीं ना कहीं पुरुष से ज्यादा रिस्क पे लाता है। महिला जिस स्टेजेस से गुजरती है लाइफ में, जैसे कि मान लीजिए एक बार जब हमें मासिक आता है, महीना आता है, या जब एक औरत गर्भवती होती है, या जब डिलीवरी होती है, या जिस समय वो बच्चा पाल रही होती है, या फिर जब पोस्ट मेनोपॉजल टाइम भी आता है, तो वो हर एक क्षण में महिला एक रिस्क पे होती है एंजाइटी और डिप्रेशन के, क्योंकि जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो उसको एट रिस्क बनाते हैं। उसके अलावा देखा जाए, अगर हम अपनी सोसाइटी समाज को दिया जाए, अभी भी महिलाएं खुल के अपनी बात सामने नहीं बोल के आ पाती। पुरुष जितना क्लियरली बोल पाते हैं, महिलाएं नहीं बोल पाती, लोग उतना नहीं समझते। और जैसे महिला घर में काम कर रही है, सब कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है सब ठीक ही तो चल रहा है। जब तक शायद वो बेड पे ना आ जाए तब तक लोग नहीं समझ पाते कि किसी परेशानी से जूझ रही है, क्योंकि वो काम जितना भी होता है वो घर का काम, घर का खाना बनाती ही बनाती। तीसरी चीज हो सकती है कि जैसे जागरूकता की भी कमी है महिलाओं में। ये नहीं समझ पाती कि ये हमें स्ट्रेस हो रहा है या एक नकारात्मक स्ट्रेस है, या उस समय शरीर में क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो ये सब कई सारे कारण हैं जिससे महिलाएं पुरुष से ज्यादा एट रिस्क होती हैं डिप्रेशन या एंजाइटी के। उपासना जी, क्या लगता है कि ये ऐसा क्यों होता है महिलाओं के साथ? क्या वो इमोशनली ज्यादा सेंसिटिव होती हैं या वीक होती हैं, क्या कहेंगे हम? इमोशनली वीक तो क्या कहा जाए, लेकिन हाँ, जैसे महिला में बहुत सारे रोल सोसाइटी में प्ले करने होते हैं। जैसे उसको अपने घर का तो पहले जो काम करना है वो करना ही है, उसको अपने एज अ माँ अपना कर्तव्य निभाना है, अपने एज अ वाइफ अपना कर्तव्य निभाना है, एक अच्छी बहू बन के आना है। तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं जिसको सोसाइटी में या अपने परिवार के मीट करने हैं। उसके अलावा आज की महिला क्योंकि बाहर भी जाती है, बाहर भी काम करती है, तो उसको बाहर का भी पूरा लेके चलना है। तो कहीं ना कहीं वो हमेशा ऐसा फील करती है कि मैं अपना रोल जो है वो पूरा अच्छे तरीके से नहीं निभा पा रही हूँ, क्योंकि इतना कुछ है और समय का अभाव पड़ जाना या सबका एक्सपेक्टेशंस पे, उसको हमेशा एक चीज में रहता है कि मैं पूरा एक बेस्ट, शायद एक बेस्ट नहीं वाइफ बन पा रही हूँ, या अपने बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, या अपने सास ससुर के लिए बहुत अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, या काम पे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ। तो एक जो ड्राइव है कि हर चीज में बेस्ट करना है या एकदम परफेक्ट बनना है, उस वजह से कहीं ना कहीं वो एक जो हमेशा लगना कि नहीं हो पा रहा है सही से, उस वजह से वो कहीं ना कहीं तनाव में चले जाती हैं। उपासना जी, अगर लक्षणों की बात कहें तो अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति को यही नहीं पता होता कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है या तनाव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो लक्षण किसे हम माने? तो कई सारे लक्षण होते हैं तनाव की। अगर मैं बात करूं इन जनरल, तो शारीरिक लक्षण की बात करूं, जैसे कि शरीर हमेशा थका थका लगना, धड़कन महसूस होना तेज तेज, मुंह सूख जाना, हाथ पैर थरथराना, शरीर हमेशा दर्द होना या कमजोरी जैसा लगना, सुबह उठते ही शरीर बहुत भारी है जैसे बेड पे पड़े रहे,
या अगर मानसिक लक्षणों की बात करें तो जल्दी चिड़चिड़ापन हो जाना, मन हमेशा फीका फीका उदास लगना, हंसने का मन ही ना करना, लोग भी कहें जैसे रौनक के चेहरे पे वो रौनक नहीं दिख रही है, जो चीजें पहले बहुत आपको अच्छी लगती थी, बहुत रुचि थी, अब उन सब में रुचि खत्म होते जा रही है, बहुत मूड ऊपर नीचे मन हो रहा है, या हमेशा कोई ऊर्जा कुछ नया करने की इच्छा नहीं हो रही है जी। या इमोशनल कहा जाए तो हाँ, जल्दी बातों पे इमोशनल हो जाना, पुरानी चीजें जल्दी हमेशा याद आना, हमेशा क्या क्या खराब हुआ है वो सब चीजें सामने आना। तो ये अलग अलग तरीके के तनाव के लक्षण हैं जिससे हम समझ सकते हैं। कुल मिला के अगर सीधा कहें तो कुछ ऐसी स्थिति हो गई है कि अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पे फर्क पड़ रहा है कि वो काम पे ध्यान नहीं दे पा रही है, घर पे काम पे ध्यान नहीं दे पा रही है, उसे नींद अच्छी नहीं आ रही है, भूख अच्छी नहीं लग रही है, तो उसकी फंक्शनैलिटी जो है अगर खराब हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, अब वो तनाव उसके शरीर और मानसिक रूप से अफेक्ट कर रहा है। आपने जो पॉजिटिव तनाव, पॉजिटिव डिप्रेशन और नेगेटिव डिप्रेशन की बात की तो बहुत ही कम अंतर है। तो एक महिला को कब सतर्क हो जाना चाहिए कि ये पॉजिटिव डिप्रेशन जो है वो अब धीरे धीरे नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है? पॉजिटिव स्ट्रेस एक होता है जबकि हमें मतलब वही कि हमें ये काम को कंप्लीट करना है, जो हमें मोटिवेट कर रहा है, वो एक जो चिंता कि ये अब एग्जाम आ रहा है तो पढ़ना है, वो है पॉजिटिव स्ट्रेस। अब जब होता है कि नेगेटिव मतलब कि वो आपको इतना ज्यादा हो जाए कि 24 घंटे में ज्यादा समय आपके दिमाग में वही चल रहा है कि अब आपको ये काम करना है, अब आप और कुछ में ध्यान ही नहीं दे पा रहे, पूरे टाइम दिमाग में वही चल रहा है, आप सोने भी जा रहे हैं तो आपको घबराहट हो रही है, मेरा ये काम बचा हुआ है, या मतलब ऐसा कि आपका दिन का अक्सर समय उसी में जूझते चले जा रहे हैं और जिससे आपकी बाकी रोजमर्रा की जिंदगी पे असर पड़ रहा है, आपकी शारीरिक स्थिति पे असर पड़ रहा है, आपके मूड में असर पड़ रहा है, तब हम कह सकते हैं वो अब नकारात्मक स्ट्रेस बन चुका है। तो उपासना जी, दवाइयाँ क्या राहत पहुंचाती हैं मरीज को? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम आपने, क्योंकि अक्सर हमारे पास पेशेंट्स यही क्वेश्चन लेके आते हैं कि मैम दवाई नहीं लेनी है, या दवाई से आदत पड़ जाती है, या दवाई से मोटापा आ जाता है, या दवाई से नॉर्मली लोग मानसिक की दवाइयां खा के सिर्फ सोता रह जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, दवाइयों से बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक्चुअली देखा जाए तो एंजाइटी डिप्रेशन का मेन बायोलॉजिकल कारण ये है कि सेरोटोनिन नामक एक केमिकल की कमी हो जाती है। तो दवाइयों में बेसिकली हम वही सेरोटोनिन या नॉरएपिनेफ्रिन या डोपामीन जैसे केमिकल्स देते हैं जो कि मूड अपलिफ्ट करते हैं, एक ऊर्जा देते हैं जी। तो वो दवाइयां से बहुत फर्क पड़ता है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं 20 दिन के बाद ही काफी इंप्रूवमेंट बताते हैं पेशेंट्स खुद। दवाइयों के बारे में कोई भी मिथक जो सोसाइटी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अब वो जमाना चला गया, अब नई नई दवाइयां आई हैं जिससे नींद की भी दिक्कत नहीं होती है, मोटापे की भी दिक्कत नहीं होती है, शुगर बीपी लिपिड प्रोफाइल में चेंजेस भी नहीं आते हैं, क्योंकि अब हमें ऐसा है कि ये बीमारियां किसी उम्र को छोड़ी नहीं है। हमारे पास 12 साल 14 साल 15 साल के बच्चे भी आते हैं और उन्हें भी पढ़ाई करना होता है। हमारे पास मेडिकल के स्टूडेंट्स, IIT इंजीनियर सब आते हैं, सबको काम करना होता है। तो वो दवाइयां खाते खाते अपना सारा काम कर लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है, ना उनको कोई फील होता है कुछ समय बाद कि वो दवाई अलग से ले रहे हैं। तो क्या एक समय बाद अगर दवाइयां रोक दी जाएं तो फिर से वो व्यक्ति तनाव का शिकार हो सकता है? ये भी ऐसा नहीं होता। लोग कहते हैं दवाई पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। दवाइयों को पहली बात अपने से कभी भी नहीं रोकना है, क्योंकि दवाइयों को हमें धीरे धीरे टेपर ऑफ करना होता है। मतलब धीरे धीरे डोज कम करते करते एक साइकेट्रिस्ट अपने सुपरविजन में धीरे धीरे दवाइयां कम करते करते बंद करता है। और हमारे कई सारे पेशेंट्स की दवाइयां बंद भी हुई हैं और वो मेंटेन कर रहे बिना दवाइयों के भी। तो जरूर दवाइयां बंद होती हैं, लेकिन समय से आप आइए, समय से इलाज कराइए। समय समय आएंगे, दिक्कतें सही से होंगी, चीजें सपोर्ट सोसाइटी का रहेगा, परिवार का रहेगा, तो सब कुछ जल्दी ठीक हो जाता है। बट अगर आप लेटर स्टेज में आए और बहुत सारी और कारणें हैं जो लगातार बनी हुई हैं, तो दवाइयों को थोड़ा लंबा चलाना पड़ सकता है। और दवाइयों के साथ साथ क्या काउंसलिंग भी उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? काउंसलिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट ये भी है कि डिप्रेशन अगर माइल्ड है तो सिर्फ काउंसलिंग से भी हो जाता है, दवाइयों की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो काउंसलिंग एक तरीका है जिससे हम बातचीत के माध्यम से इलाज करते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट को सुनना, क्योंकि कई बार तो कारण ये होता है कि उसको कोई खुल के अपनी बात बोलने का ही कोई नहीं मिलता। कोई सुनते भी हैं तो लोग समझते नहीं है कि वो एग्जैक्टली है क्या। तो लोग ऐसे नॉर्मली कह देते हैं कि तुम ज्यादा सोचते हो, मत सोचा करो, या तुम हमेशा सोचती ही रहती हो, या तुम सोच सोच के अपनी तबीयत खराब कर दी हो। तो हमें ये समझना है कि कोई जान के नहीं सोचता, किसी को खुशी नहीं मिलती ऐसी चीज सोच के। तो हम क्या बोलते हैं वो भी असर करता है। तो आपको सुनना है, मरीज को सुनिए, उसकी बात को कहने दीजिए। तो हम काउंसलिंग में पहले सेशन में सिर्फ यही करते हैं, पेशेंट को अपने समझते हैं। उसके बाद हम जैसे जैसे होता है उसको खुद तरीके उसके अंदर से ही निकालते हैं कि किस तरीके से उस चीज से डील कर सकता है। उसको हम उस तरीके का मोटिवेशन देते हैं कि स्ट्रेस से कैसे डील करना है, थॉट्स आएंगे अपने आप खराब, तो उससे कैसे डील करना है, उस पर कैसे रिएक्ट करना है, वो सब काउंसलिंग करती है। तनाव जब आता है तो अपने साथ क्या और भी कई बीमारियां लेकर आता है? जी बिल्कुल। अगर तनाव लंबे समय तक रह जाता है तो एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन,
कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल लंबे समय तक अगर आपके शरीर में बना रहेगा तो आप एट रिस्क रहेंगे डायबिटीज के, एट रिस्क रहेंगे हाइपरटेंशन के, एट रिस्क रहेंगे स्ट्रोक यानी लकवा के, एट रिस्क रहेंगे कार्डियक अरेस्ट के। तो ये सारी बीमारी जो होती है लंबे समय तक अगर आपका कॉर्टिसोल बढ़ा रहेगा तो आप इन तरीके की बीमारियों के भी चपेट में आ सकते हैं। प्लस पेट की बीमारियां बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि गट और ब्रेन मतलब पेट और दिमाग का भी एक कनेक्शन होता है केमिकल्स द्वारा। तो अगर कोई ज्यादा सोचता है, ज्यादा चिंता करता है तो अक्सर कब्जियत रहना या पेट गड़बड़ रहना या पेट भारी रहना या दर्द होना जिसका जांच में कुछ नहीं निकल के आए, तो ये भी बहुत कॉमन है। तो शारीरिक कई सारी बीमारी भी मानसिक बीमारी के साथ आ जाती है लंबे समय तक अगर उसे ध्यान न दिया जाए तो। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में आपसे बात करेंगे, जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है। जी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सोसाइटी में लोगों को नहीं समझ है। डिप्रेशन पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के बाद जो सिम्टम्स डिप्रेशन के शुरू होते हैं कुछ ही दिनों में और जो कुछ 1-2 महीने तक रह सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, महिला जो एक खुशी महसूस होनी चाहिए, बच्चा अगर हाथ में आता है या डिलीवरी होती है वो खुशी नहीं महसूस होती है, वो हमेशा उदास सी चिड़चिड़ा सी रहेगी, उसके मन बहुत ऊपर नीचे होगा, उसको बच्चे का ध्यान देने का भी मन नहीं करेगा, वो बच्चा रो रहा है तो उसको गुस्सा आएगा, उसको वो एक खुशी या एक जोश जो होता है बच्चे को देखने का वो चीज मन नहीं करेगा, उसको बल्कि लगेगा कि मैं कहाँ फंस गई हूँ इस चीज में, मैं पहले ही ठीक थी। तो इस तरीके की फीलिंग्स आना, रोना और बहुत ज्यादा रोना, मतलब बच्चे का ध्यान ही ना दे पाना, बच्चे को फीड करने का मन ना करना, और जब डिप्रेशन में होंगे तो आपको वो भी नहीं हो पाएगा आपसे। तो इतना सारी दिक्कत आ जाती है। डिलीवरी के बाद हार्मोनल काफी चेंजेस होते हैं और मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं, उस समय सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और अगर डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन को नजरअंदाज किया गया और उस समय ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो वो और एक गंभीर बीमारी में, जिसको कहते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस में जा सकता है, जिसमें साइकोसिस जैसे शक की बीमारी या कानों में आवाज आना, तो उसमें माँ जो होती है बच्चे पे शक करती है कि ये किसी और का कुछ आया, या हमारे परिवार में आया, हमारे परिवार को खत्म कर देगा या खराब कर देगा, तो बच्चे पे ही शक होने लगता है, नेगेटिव थॉट्स आने एग्जैक्टली बच्चे को लेके। तो उस समय बच्चे के जान को खतरा होता है। इनफैक्ट कई सारी माँ बच्चे के कुछ गलत भी कर सकती है, तो उसमें सबसे पहला होता है कि बच्चे और माँ को अलग भी करना पड़ जाता है और ट्रीटमेंट प्रॉपर कराना पड़ जाता है। तो प्लीज उस चीज का ध्यान दिया, अगर किसी को ऐसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के है तो उसको नजरअंदाज ना करें। बिल्कुल, इसमें जो परिवार है उसकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बहुत बहुत सपोर्ट की उस समय महिला को बहुत जरूरत होती है। तो ये भी काउंसलिंग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इनिशियल स्टेजेस में माइल्ड में किया जा सकता है, बट अगर दिक्कत ज्यादा है तो फिर ट्रीटमेंट उसका दवाई के हिसाब से करना पड़ जाता है। अच्छा, तनाव को लेकर ना हमारे समाज में काफी सारे मिथक जुड़े हुए हैं। खासकर जब हम महिलाओं की स्पेशली बात करें तो वो किसी से अपनी बात कहती नहीं है। अच्छा, डॉक्टर के पास जाना है और वो भी अगर मनोचिकित्सक के पास जाना हो तो पीछे हटने लगती हैं कि नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। तो ये जो मिथक है उसे तोड़ने के लिए क्या करना होगा? तो ये बहुत कॉमन है कि हमारे पास पेशेंट आने में बहुत कतराते हैं। इनफैक्ट हम दूसरे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स भी जब हमें पेशेंट रेफर करते हैं तो ये नहीं उनसे कहते कि आपको साइकेट्रिस्ट के पास भेजा जा रहा है, आप कहते हैं आप जाइए डॉक्टर उपासना से मिल लीजिए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वहीं पे साइकेट्रिस्ट बोलेंगे तो वो कभी जाएंगे नहीं, और इनफैक्ट उस डॉक्टर के पास भी नहीं आएंगे कि उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया कि मुझे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। बट हमें समझना है कि जैसे शारीरिक बीमारी है वैसे ही मानसिक बीमारी है। अगर हम स्वास्थ्य को भी डिफाइन करें तो WHO कहता है स्वास्थ्य एक ऐसा कंडीशन है जिसमें संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना शारीरिक स्वास्थ्य। तो हमें इस भावना से ऊपर उठना पड़ेगा। जैसे पहले बीपी शुगर लोग बताने में कतराते थे कि मुझे बीपी है, मुझे शुगर है, ये सोच के कि सब लोग क्या सोचेंगे। हम उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि लोग खुल के आके बोले कि हमें यहाँ शायद डिप्रेशन है, हमें एंग्जाइटी की दिक्कत हो रही है। तो उस भावना से ऊपर उठिए, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अगर मानसिक स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो ये बहुत तरीके से आपके ऊपर प्रभाव डालता है। वो आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से महसूस करते हैं, किस तरीके से व्यवहार आपका होता है, ये सब रेगुलेट होता है आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। तो इसको नजरअंदाज ना करें। अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है तो बेहिचक आपके आसपास जो भी साइकेट्रिस्ट है उससे कंसल्ट करें। बिल्कुल। उपासना जी, ये बताइए कि तनाव से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो तनाव से बचने की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें एक नियमित एक्सरसाइज, योग। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप आधे घंटे 20-25 मिनट भी अगर आप योग करते हैं, योग नहीं अगर आपसे हो पा रहा है तो आप अगर ब्रिस्क वॉक, मतलब जिसको कहते हैं तेज गति में चलना, अगर वो करते हैं या जॉगिंग करते हैं या किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करती हैं तो उससे नेचुरली बॉडी में वही सेरोटोनिन, एक हैप्पी हार्मोन जनरेट होता है जिससे मन अपलिफ्ट होता है। उसके अलावा अपने खान पान पे हमें ध्यान देना है, जिसमें आता है हरी सब्जियां, फल
और नट्स जैसे कि बादाम, खजूर, इन सब में भी सेरोटोनिन इससे भी रिलीज होता है। तो अपना खान पान पे भी हमें ध्यान देना है। कार्बोहाइड्रेट्स और तेल के सामान, ऑयली सामान को कम से कम प्रयोग करना है। इसके बाद आता है एक अच्छी नींद। एक अच्छी नींद जिसको हम कहते हैं 6 से 8 घंटे तक एक बराबर अच्छी नींद रात की। ये भी नहीं कि दिन में 2-4 घंटे, रात में, ऐसे नहीं। एक लगातार रात की 6 से 8 घंटे नींद बहुत जरूरी है। इसके अलावा अपने सोचने के तरीके को हमको चेंज करना पड़ेगा, जो कि सबसे कठिन है और सबसे महत्वपूर्ण है लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब हमें पॉजिटिव आउटलुक लेके चलना है। जैसे चीजों के बारे में अच्छा सोचना। अगर आप खुद ही अगर सोचे, कोशिश करिए कि अगर आप सुबह से शाम तक सिर्फ चीजों में कमियां निकालिए। आज हमारे साथ सुबह ये दिक्कत हुआ, आज अलार्म नहीं बजा, आज घर से निकलने में लेट हो गया, आज ऑफिस में लेट हुआ, ये इसने अच्छे से बात नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ। तो शाम आते आते आप मेंटली ड्रेन्ड हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आपका मन खराब हो जाएगा, चिड़चिड़ा बनाने लगेगा, शरीर भारी भारी लगेगा। एक दिन आप शुरू हो करिए दिन अपना सिर्फ अच्छाइयां सोचिए कि आज अच्छे से ये हो गया, आज हम समय से पहुंच गए, आज हमारा ये बढ़िया बना, आज नाश्ता बड़ा अच्छा बना था, आज सबने ये किया, आज आप किसी को देख के मुस्कुरा दिया, सामने ने भी किसी ने देख के स्माइल कर लिया। एक सिर्फ चीजों में अच्छाई खोजिए कि हमारे साथ ये अच्छा है, हमारी नौकरी मिल गई, ये सही हो गया, ये अच्छा हो गया। सिर्फ अच्छाई खोजने की कोशिश करिए, आपका अपने आप मन अच्छा हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव आउटलुक लेके चलना है, क्योंकि आप कमियां खोजेंगे तो कमियां हर जगह है। तो जो अच्छाइयां हैं, जो भगवान ने दिया है, जो आपने अच्छा किया है, एक किसी को भी दिन में खुश कर दिया आपने, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज हो गई। तो एक पॉजिटिव आउटलुक लेके कोशिश करिए। ग्रैटिट्यूड मतलब दूसरे के लिए अच्छा करना, कोई अच्छा आपके लिए करे तो उसको लेके खुश होना। तो ये चीजों को थोड़ा प्रैक्टिस करिए। स्माइल इसके साथ आप बढ़िए दिन में, हर रास्ते में जो आपकी जान पहचान के मिले सबको नमस्ते कर दिया, सबको हाय हेलो, सबको गुड मॉर्निंग कर दिया। देखिए कितना अच्छा लगता है सामने से भी जब वो आता है तो, और 2 दिन बाद लोग आपको भी सामने से करेंगे। तो एक हैप्पीनेस, आप स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप फैलाते चलिए, आपको मिलता चला जाएगा, अपने आप मन खुश होता चला जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप 24 घंटे में आप बहुत काम कर रहे हैं, अपने घर को समय दे रहे हैं, आप अपने काम को समय दे रहे हैं, आप पेट भरने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन पूरे दिन में 20-25 मिनट निकालिए जिसमें आप अपने लिए समय दीजिए। मतलब कोई भी ऐसा काम करिए जिससे आपको खुशी मिले। वो कोई भी चीज हो सकती है। ऐसी कोई चीज सोचिए जो आप पहले बहुत करते थे, अब आप छोड़ते चले गए क्योंकि आप इतने काम में घुसते चले गए। वो कुछ भी हो सकता है, वो पेंटिंग हो सकता है, वो सिंगिंग हो सकता है, वो कोई म्यूजिक से रिलेटेड हो सकता है, वो प्लांटेशन हो सकता है, कोई अच्छा खाना बनाना हो सकता है, कोई बेकिंग का कोर्स हो सकता है, कुछ नहीं तो एक कॉमेडी शो देखना हो सकता है, वो एक पिक्चर के एपिसोड रोज देखना हो सकता है। तो 20-25 मिनट कोई ऐसा काम जिससे आपको खुशी मिले आप करिए, क्योंकि आप करेंगे आपको खुशी मिलेगी तो अपने आप सेरोटोनिन रिलीज होगा, जो कि हम दवाइयों में देते हैं। तो इस प्रकार से अपना रूटीन बनाइए कि आप काम जरूर करिए, लेकिन अपने लिए समय जरूर निकालिए। और अगर आप कामकाजी महिला है तो भी आपको काम में आप आते हो तो उसके लिए एक टाइम होना चाहिए, इतने से इतने बजे तक मुझे काम करना है, अपने आप को बीच में ब्रेक देना है, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है, ऑफिस का काम घर में नहीं, घर का काम ऑफिस में नहीं, एक बैरियर करना है, प्रॉपर ब्रेक लेना है, छुट्टियां जरूर लेनी है जितने आपके हक की हैं। तो इस तरीके से एक बैलेंस आज के समय में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। उपासना जी, चलते चलते महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप? महिलाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि अब आप अपने लिए खुद बोलना शुरू करिए। अब आप खुद उठ के आइए, दूसरों पे अब डिपेंडेंट मत होइए। अगर आपको किसी भी प्रकार का तनाव है, किसी भी चीज से दिक्कत हो रही है, तो ये मत सोचिए लोग क्या सोचेंगे। आप अपने आप को समय दीजिए। अगर आपका पूरा दिन आप अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने सास ससुर, अपने काम को दे रहे हैं, तो प्लीज अपने लिए समय भी निकालिए और आप आगे आइए। और इस दौड़ से आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए कि मुझे एक हर रोल परफेक्ट अदा करना है, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। तो आप हर रोल परफेक्ट नहीं कर सकती। जितना आप इस चीज में जाती जाएंगी, एक अभाव के प्रति आप सोचते सोचते आप और तनाव में जाएंगी। तो अपने लिए समय दीजिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य को समय दीजिए। डॉक्टर उपासना राय, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।